हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नोरा के पास में तो लड़की आई होती है जो कि बोल रही होती है हम टोनी स्टार्क की फैंस है। क्या आप टोनी स्टार्क को जानती हो? नोरा बोल रही होती है हाँ मैं उसकी क्लासमेट हूँ। वो लड़कियाँ बोल रही होती है तो फिर तो आप नोरा को भी जानती होंगी ना, जिससे टोनी स्टार्क बहुत ही प्यार करता था और उस लड़की ने टोनी स्टार्क को छोड़ दिया। अगर वो हमें मिल गई ना तो हम पक्का सबक सिखाएंगे। नोरा बोल रही होती है नहीं मैं नहीं जानती। तभी पीछे कोई आते हुए बोल रहा होता है नोरा तुम्हें काउंसलर बुला रहे हैं। वो लड़कियां बोल रही होती है क्या तुम ही नोरा हो? तभी नोरा बोल रही होती है नहीं मैं कोई भी नोरा नहीं हूँ, और ये बोलते वहाँ से भाग जाती है। अपने घर पे आते हुए नोरा बोल रही होती है मुझे सिर्फ एक अच्छा लड़का चाहिए था जो कि पैसे कमाता हो, इसी वजह से मैंने टोनी को छोड़ा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा। मुझे टोनी को छोड़ने का काफी रिग्रेट है। सिस्टम बता रहा होता है नोरा के अफेक्शन 99 पॉइंट को पार कर चुका है। नोरा अभी अपने कमरे में बैठ कर रो ही रही होती है। तभी उसकी आंटी का उसको कॉल आता है। आंटी बोल रही होती है नोरा तुम्हारी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाओ। सीन चेंज होता है, मैं सियोल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नोरा की मॉम को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया होता है। नोरा बोल रही होती है आंटी आखिर मॉम को क्या हुआ? आंटी बोल रही होती है नोरा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डॉक्टर भी तुम्हारी मॉम को एग्जामिन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए तुम्हारे घर पे गई थी। काफी देर नॉक करने के बावजूद भी किसी ने भी गेट नहीं खोला। जब मैंने देखा कि गेट खुला हुआ है तभी मैंने एंटर करा और मैंने देखा कि तुम्हारी मॉम बेहोश पड़ी हुई है। मैं तो तुम्हारी मॉम को देख के काफी ज्यादा घबरा गई थी और मैंने हाथों हाथ ही एम्बुलेंस को कॉल करा। उसके बाद मैंने तुम्हें भी कॉल कर दिया था। तकरीबन आधे घंटे से डॉक्टर तुम्हारी मॉम को एग्जामिन कर रहे हैं और उनकी कंडीशन को जानने का ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं आखिर तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है। नोरा सोच रही होती है आज तक मेरी मॉम की तबीयत एकदम ठीक थी और वो बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही थी, पर अचानक से उनका बेहोश हो जाना ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी आईसीयू में से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। नोरा बोल रही होती है डॉक्टर आखिर मेरी मॉम की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बोल रहा होता है क्या तुम मिस हुआंग के फैमिली मेंबर हो? जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही सीरियस हो चुकी है। तुम्हारी मॉम का ब्लड टेस्ट कराने के बाद में कंफर्म हो चुका है कि तुम्हारी मॉम को ब्लड कैंसर है, और सबसे घबराने वाली बात तो ये है कि उनको 3rd स्टेज का कैंसर हुआ है। इस डिजीज को प्रॉपर्ली क्योर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारी मॉम को ठीक कराने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उनकी सर्जरी के लिए तुम्हें 1 महीने के अंदर 5 लाख युआन डिपोजिट कराने पड़ेंगे, वरना फिर पेशेंट की लाइफ काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगी क्योंकि उनके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। नोरा रोते हुए बोल रही होती है डॉक्टर क्या 5 लाख युआन के अंदर मेरी मॉम ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोल रहे होते हैं 5 लाख युआन में जो इनकी बीमारी है वो कंट्रोल तो हो जाएगी, लेकिन इनको कम्प्लीटली ठीक करने के लिए कम से कम 1 मिलियन युआन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी के बाद में हॉस्पिटल फीस और बाकी सारे एक्सपेंसेस भी आएंगे। 1 मिलियन सुन के नोरा एकदम शॉक्ड हो गई होती है। नोरा बोल रही होती है आखिर 1 मिलियन युआन में लाऊंगी कहाँ से? जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर को गैम्बलिंग का शौक हो गया था और हमारी फैमिली के ऊपर काफी सारा कर्जा करने के बाद में वो भाग गए। जब तक वो हम लोग के साथ में रहे थे उन्होंने मेरी मॉम को काफी ज्यादा मारा पीटा और हमें बहुत सारी दिक्कतें दी। उनके जाने के बाद भी हमारे पास में हमेशा पैसे की तंगी रही है। मैंने कसम खा ली थी कि मुझे गरीब लाइफ और नहीं देखनी, क्योंकि इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने पैसे कमाने का सोचा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर मुझे इसके लिए बॉयफ्रेंड बनाने पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैंने वो भी किया। वैसे मैं जितने भी पुराने बॉयफ्रेंड्स हैं मैं उन लोगों से बात करके देखती हूँ, क्या पता उनमें से कोई मेरी हेल्प कर दे। लेकिन 10 मिनट बाद में नोरा अपनी उम्मीद हार गई होती है, क्योंकि आधे लोगों ने कॉल रिसीव नहीं करा होता और आधे लोगों ने साफ साफ मना कर दिया होता है। नोरा सोच रही होती है सारे के सारे मैन मेरे फादर की तरह ही होते हैं, हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी नोरा अपने कॉन्टेक्ट में टोनी का नंबर देखती है। नोरा सोच रही होती है अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी लड़के को परेशान किया तो वो टोनी ही है, और उसके मुकाबले में टोनी ने अमीर होने के बाद मेरे साथ में कुछ भी नहीं करा, तो फिर क्या मैं बेशर्मों की तरह टोनी को कॉल करके उसे हेल्प मांगू? पर आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैंने बहुत टाइम से उसे कांटेक्ट नहीं करा और कर भी तो सिर्फ पैसे मांगने के लिए। सीन चेंज होता है, एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी संघर्ष या सियोल वापस आ गया होता है। एयरपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी होती है और सभी के सभी टोनी का पोस्टर अपने हाथ में लेके खड़े होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क हमारे सियोल की जान है, उनके बिना सियोल कुछ भी नहीं। आज हमारे सियोल की किंग की वापसी हो रही है, इसी वजह से हम सभी लोग उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए खड़े हैं। साइड में एक आंटी बोल रही होती है आज एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ क्यों है, क्या यहाँ पे रिलांडो आने वाला है? वहाँ पे खड़ा एक लड़का बोल रहा होता है नहीं आंटी रिनाल्डो नहीं आने वाला, यहाँ पे सियोल के टोनी स्टार्क वापस आने वाले हैं। आपने उनके बारे में सुना होगा ना, वो सियोल के टॉप टाइकून है, अभी इजीरो को भी उन्होंने ही हराया था। वो एक काफी ज्यादा कमाल के इंसान है, सियोल में सभी लोग उनके फैंस है। वो आंटी बोल रही होती है क्या मिस्टर स्टार्क आने वाले हैं? मैंने मिस्टर स्टार्क का पियानो सुना था, उसके बाद से मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, मुझे भी उनको एक बार देखना है। ये बोलते हुए आंटी भी लाइन में लग गई होती है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क प्लीज हम लोग के सामने आइए। वहीं हम देते टोनी को जो कि अपने कार के पास में आ गया होता है।
टोनी बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में एक कैब थी, वरना सभी से बचते हुए बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लगा नहीं था कि एयरपोर्ट पे मुझसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आ जाएंगे। लगता है मैं सियोल के अंदर कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि एरोगेंटली एक्ट करने से इतने सारे लोग मेरे पीछे आ जाएंगे तो मैं कभी भी ऐसा एक्ट नहीं करता। लगता है मेरा एरोगेंटली एक्ट करना मेरे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा। झाकी बोल रही होती है, इन सारे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी वो काफी ज्यादा कमाल की है। ऐसी पर्सनैलिटी लेके लोगों से बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सारे ड्रैगन फ्लाइज के बीच में तुम एक रियल ड्रैगन हो। वैसे फटाफट से कार में आ जाओ, वरना अगर इन लोगों ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत सारा ट्रैफिक लग जाएगा और फिर कार निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी उनमें से एक बंदा टोनी को नोटिस कर लेता है। वो सभी को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग गलत जगह खड़े हो। मिस्टर स्टार्क तो अपने कार के पास में खड़े हैं, जल्दी करो वरना वो यहाँ से निकल जाएंगे। टोनी कार में बैठते हुए बोल रहा होता है, जाओ की जल्दी से कार चला दो वरना हम लोग फंस जाएंगे। तभी जाओकी अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाती है। जाओकी बोल रही होती है, हनी अभी तुम्हारा काम संघाई में कंप्लीट तो नहीं हुआ था, तो आखिर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आए। टोनी बोल रहा होता है, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने इनवाइट किया है एक लेक्चर देने के लिए। वो लोग मुझे कह रहे थे कि मैं यंग जनरेशन का बिजनेस टाइकून हूँ और पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे आइडल की तरह मानते हैं। तो अगर ऐसे मैं उनको कुछ वर्ड्स बोल दूंगा तो वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं जल्दी वापस आ गया। वैसे एक सेकंड रुको, अभी तूने मुझे क्या कहा। जाओकी बोल रही होती है, क्या हनी बोलने में कोई दिक्कत है। टोनी बोल रहा होता है, तुम मुझे हनी बोल रही हो, पर अचानक से तुमने मुझे ये बोलना क्यों स्टार्ट कर दिया। जाओकी बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकूं, क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत सारा काम होता है और हम अपने रिलेशन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब से तुमने कॉलेज जाना बंद किया है हमारी तो मुलाकात भी हार्डली होती है, लेकिन मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा और अपनी फीलिंग्स को आगे रख दिया। इसके लिए मुझे माफ कर देना। जाओकी सोच रही होती है, टोनी अब काफी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुका है। टोनी ने मुझे यह बताया था कि उसके फैमिली वालों ने उसे एक टास्क दिया है कि उसको $50 बिलियन खर्च करने हैं और अब शायद से टोनी का वो टास्क भी खत्म हो गया होगा और ये अपनी फैमिली का रियल मास्टर भी बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने अपने दम पे ग्लोबली अपनी काफी ज्यादा पहचान बना ली है। पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि टोनी स्टार्क को नहीं जानता होगा। हर एक इंडस्ट्री के अंदर टोनी स्टार्क फैल चुका है। ऐसे में मैं टोनी स्टार्क के सामने कुछ भी नहीं हूँ, बस एक छोटे मोटे शहर सियोल में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो कि टोनी के साथ में पढ़ा करती थी। टोनी के पास में बहुत सारे बेटर ऑप्शंस है, शायद इसी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन तभी जाओकी अपने कार की तरफ और चाबी की तरफ देखती है और बोल रही होती है, वैसे मैं इतनी भी ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा वेल्दी और ब्यूटीफुल लड़की हूँ। टोनी बोल रहा होता है कि तुम कौन से ख्यालों में खो गई। तुम एक बात सोचो, मैं इतने दिनों बाद में सियोल वापस आ रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं खुद को पिक करने के लिए किसी को भी बुला सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हें पिक करने के लिए बुलाया। अगर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो मैं तुम्हें क्यों बुलाता। हाँ, अगर मैं तुम्हारे कॉल्स काट रहा होता और तुमसे मिलना इग्नोर करता तो तुम ये बात बोल सकती थी। जाओकी सोच रही होती, वैसे टोनी मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुका है। जब उन दोनों के बीच में किस होने ही वाला होता तभी टोनी का फोन बज जाता है और वो दोनों शर्माते हुए दूसरे से दूर हट जाते हैं। चिढ़ते हुए टोनी सोच रहा होता है, आखिर इस अच्छे मोमेंट के ऊपर किसने कॉल कर दिया, पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया। अगर मुझे किसी बिजनेस डील के लिए कॉल आया होगा ना तो मैं पक्का से मना कर दूंगा। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे बिजनेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम ऐसे ही रोया के साथ में था तब मुझे वांग ने परेशान कर दिया था और उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे एक सेकंड रुको, मुझे नोरा कॉल कर रही है। आखिर ये मुझे क्यों कॉल कर रही है, ये तो मुझे कभी कॉल नहीं करती। हम देखते टोनी लगातार फोन को घूरे जा रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। जाओकी बोल रही होती है, हनी आखिर तुम्हें ऐसा कौन कॉल कर रहा है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत है। तभी टोनी कॉल काटते हुए बोल रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। असल में जो मुझे कॉल कर रहा है वो है मेरी पहली गर्लफ्रेंड नोरा, लेकिन इसने पक्का से पैसे मांगने के लिए ही कॉल किया होगा। ये एक बहुत ही घटिया लड़की है जो कि बार बार सिर्फ पैसे मांगने के लिए कॉल करती है, तो इसका कॉल ना ही उठाना बेटर रहेगा क्योंकि ये पक्का से कोई ना कोई ऐसा रीजन बोलेगी जिसके ऊपर मैं मना नहीं कर पाऊंगा। जाओकी बोल रही होती है, लेकिन क्या होगा ये सच में दिक्कत में हो और हो सकता है कि तुमसे पैसे ना मांगे। इसने पहले तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा किया था, इसी वजह से तुमसे पैचअप करना चाह रही हो। वैसे भी अपनी गलती सुधारने का मौका तो हर एक इंसान को मिलना चाहिए ना। टोनी बोल रहा होता है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मैं नोरा को बहुत ही तरीके से जानता हूँ और वैसे भी नोरा मेरी पास्ट है और वो पास्ट में रहे यही बेटर है। अब मैं वो पहले वाला बेवकूफ टोनी नहीं हूँ जो कि हर किसी की बातों में आ जाए। नोरा ने पहले मेरा बहुत ही यूज किया है, अब मैं किसी को भी खुद का यूज नहीं करने दूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि अक्सर इस लड़की के बारे में बात मत करना। जाओकी सोच रही होती है, टोनी सच में काफी अच्छा इंसान है, लेकिन क्योंकि इसकी फैमिली वालों ने इसको छुपे रहने के लिए बोला था इसी वजह से इसने एक नॉर्मल लाइफ जी और उसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी जिसका नाम था नोरा और वो बहुत टाइम तक इसकी गर्लफ्रेंड रही थी। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो एक काफी तक गंदी लड़की थी जिसने कभी भी टोनी की रिस्पेक्ट नहीं करी, यहाँ तक कि आज भी वो टोनी का पीछा नहीं छोड़ रही है।
लेकिन सच में उसको अपने किए के ऊपर काफी रिग्रेट होता होगा। तभी टोनी के फोन के ऊपर नोरा का मैसेज आता है। नोरा ने मैसेज किया होता है, टोनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ही जरूरत है। क्या तुम मुझे 1 मिलियन युआन दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि भले मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारा पैसा पक्का से वापस कर दूंगी। तुम मेरे ऊपर लास्ट टाइम भरोसा कर लो, भले इसके बाद मेरे ऊपर कभी भरोसा मत करना। जाओकी सोच रही होती है आखिर अब क्या हो गया, टोनी फिर से तो सीरियस क्यों हो गया। मैसेज दिखाते हुए टोनी बोल रहा होता है, देखो मैंने बोला था ना कि ऐसा ही होगा, इसने पैसे मांगने के लिए ही कॉल किया था। एक इंसान भले ही खुद को कितना ही चेंज क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता, और नोरा भी उन्हीं में से एक इंसान है जो कि अपनी फितरत कभी नहीं बदल पाएगी। यहाँ तक ये बॉयफ्रेंड भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही बनाती है। लास्ट टाइम भी इसने मुझसे 50,000 युआन का स्कैम कर लिया था, उसके बाद से तो मैंने इसके ऊपर आज तक भरोसा नहीं करा, और देखो अगर मैं इसके ऊपर भरोसा कर लेता तो मुझे पक्का से रिग्रेट होता ना। जाओकी बोल रही होती है, हनी दुनिया में शायद ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो कि एक ही एक्सक्यूज को बाबा यूज करे। उसे ही पता है कि उसने तुमसे 50,000 युआन का स्कैम किया है, तो वो पक्का से ऐसी गलती फिर से नहीं करेगी। पक्का से उसको पैसे की जरूरत है, एक बार उसे बात तो करके देख लो। अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं हो तो उसको पैसे मत देना। तभी टोनी बैक सीट पे अपना फोन फेंकते हुए बोल रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैंने यहाँ पे कोई चैरिटी फाउंडेशन तो नहीं खोल रखी ना, मेरे पैसे कोई पेड़ पे से नहीं आते, मुझे ही मेहनत करनी पड़ती है अपने पैसे को कमाने के लिए। नोरा ने मुझे खुद के फायदे के लिए बहुत यूज किया है, और वो मुझे कभी यूज नहीं कर पाएगी। वैसे सिग्नल ग्रीन हो गया है, आखिर तुमने गाड़ी क्यों रोक रखी है, चलो चलते हैं। सीन चेंज होता है, मेरी यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। न्यू टर्म स्टार्ट होने की वजह से सारे बच्चे शिफ्ट कर रहे होते हैं। वहीं वो सारे बच्चे बात कर रहे होते, क्या तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में टोनी स्टार्क आने वाला है हमारे सामने एक स्पीच देने के लिए। कुछ बच्चे बोल रहे होते, हमें ज्वाइन किए हुए 1 साल हो चुका है और हम लोगों ने अभी तक टोनी स्टार्क को नहीं देखा, चलो आज फाइनली वो हम लोग को देखने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन इधर तो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट ही नहीं है, जितनी की आज भीड़ लगी हुई है। वहाँ पे खड़ी कुछ लड़कियाँ बोल रही होती है, हुडा यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास में काफी कमाल का मौका है आज टोनी स्टार्क को देखने का। लेकिन ये तो बहुत ही बेकार बात है कि बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते। दूसरी लड़की बोल रही होती है, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी थी ताकि वो हम लोग अपनी आईडी को दे दे, ताकि हम लोग थोड़ी देर के लिए जाके अंदर टोनी स्टार्क का लेक्चर देख सके। लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो अपनी आईडी को सिर्फ 1 घंटे के लिए 10,000 युआन में बेच रहे हैं, और ये रेंट बहुत ही भारी है, इसी वजह से मैं इसको नहीं खरीद पाई। ऊपर से हम लोग को तो पता भी नहीं है ना कि आखिर कौन सा 1 घंटे के लिए टोनी स्टार्क आएगा, तो इसी वजह से 1 घंटे के लिए आईडी खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर टोनी का दोस्त आते हुए बोल रहा होता है, लेट जाके तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो, हमारे यहाँ पे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो लड़कियां बोल रही होती, आखिर तुम हो कौन। वो लोग बोल रहे होते हैं, हमें टोनी स्टार्क के सबसे अच्छे दोस्त और उसके रूममेट्स, हम लोगों ने 3 साल साथ में बिताए हैं। अगर विश्वास ना हो तो ये देखो हमारी फोटो एल्बम, ये अभी रिसेंट की ही है। टोनी स्टार्क हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अगर तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा हो तो हम उसे कॉल कर देते हैं। उसने हमें अपने लेक्चर की वीआईपी टिकट्स दी है, और हम अपने साथ में कुछ लोगों को लेके भी आ सकते हैं, तो क्या तुम लोग अंदर चलने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन हाँ, तुम लोग को हमें अपना विजिट आईडी देना होगा और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करना होगा। वो लड़कियां बोल रही होती है, सिर्फ 1 सेकंड रुको, हम तुम्हारे कोड को स्कैन कर लेते हैं। टोनी स्टार्क को देखने के लिए हम तो कुछ भी करेंगी। फिर वो लोग टोनी के दोस्तों के साथ में चली गई होती है। टोनी का दोस्त सोच रहा होता है, टोनी तुम कमाल की हो, आज सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष से मैं इतनी अच्छी लड़की का नंबर ले पाया हूँ। ये मुझसे ऐसे बात करी जैसे कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ। अगर तू नहीं होता तो मुझे कभी भी इतनी कमाल की लड़की को डेट करने का मौका नहीं मिलता। मैं बहुत ही खुश हूँ कि तू हमारा दोस्त है और हमें अभी तक नहीं भूला है। सीन चेंज होता है, हमें लेक्चर हॉल का सीन दिखाया जाता है। वाइस प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, आप सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करिए हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट टोनी स्टार्क का। जो भी मिस्टर टोनी स्टार्क के बारे में नहीं जानता मैं उनको बता देता हूँ, ये है सियोल के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून टोनी स्टार्क। ये अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम निकाल के आप सभी लोगों को स्पीच देने के लिए आ रहे हैं। आप इन्हें सीख सकते हो कि आखिर इतने कम एज में इतने सक्सेस कैसे पाते हैं। ये भी आप ही लोगों की तरह हमारे कॉलेज के एक सीनियर स्टूडेंट है। टोनी बोल रहा होता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ टोनी स्टार्क, जो कि आपकी हुडन यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट का एक सीनियर हूँ। आप सभी लोगों के सामने मुझे स्पीच देते हुए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों के अंदर एम्बिशन दिख रहा है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। टोनी अभी स्पीच दे ही रहा होता तभी बीच में कोई बोलता है, टोनी स्टार्क इलीगली पैसा कमाता है, उसके फंड्स बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन आ गया जिसको मेरे फंड्स के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। हम सभी बच्चों के बीच में टैंग ये सब बोल रहा होता है। टैंग बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो बताओ कि तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, पर तुम पर्सनली कोई बिजनेस नहीं संभाल रहे, और अगर संभाल भी रहे हो तो तुमने उसे पब्लिकली नहीं कर रखा। और वैसे भी सियोल में तुमसे भी बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन वो तुम्हारे साथ पैसा स्ट्रीमर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं उड़ाते। तुमने बिलियंस ऑफ डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमर्स के ऊपर उड़ा रखा है। तो तुम हम लोग को बताओ कि तुम्हारे पास में खर्च करने के लिए इतना सारा फालतू पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे इनकम सोर्स के बारे में बताओ।
टैंक सोच रहा होता है कमीने टोनी स्टार्क तेरी वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। जब हम पहली बार झागी के बर्थडे में मिले थे तभी तूने मुझे ह्यूमिलेट करा, फिर चैरिटी डिनर के टाइम पे तूने मुझे इतना ह्यूमिलेट किया कि मेरे भाई ने सभी के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक कि जो मेरे क्लैन मेंबर थे उन्होंने मुझे टैंक फैमिली से बाहर फेंक दिया। मैंने अपने क्लासमेट्स के बीच अपनी रेपुटेशन काफी अच्छी बना रखी थी और मुझे करियर की भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे पीछे मेरा टैंक ग्रुप खड़ा था। पर तुमने मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हारे ही क्लासमेट्स और तुम्हारे जूनियर के सामने तुम्हारी रेपुटेशन को खराब कर दूंगा जिससे कि तुम्हें फील हो सके कि आखिर मुझे कैसा फील हो रहा है। टोनी सोच रहा होता ये बंदा मुझे याद है, ये शायद से टैंक फैमिली से है। चैरिटी डिनर के अंदर इसने बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा था, लेकिन शायद से बाद में इसके भाई ने आके इसको सभी के सामने थप्पड़ मारा था। उसी चीज का बदला लेने के लिए आज सभी के सामने ये सब कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जो कि इतने घटिया तरीके का यूज कर रहा है। टोनी बोल रहा होता तूने मुझे कहा ना कि मैं सभी को बताऊं कि मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। वैसे मेरे डियर क्लासमेट, का तुम्हें पता है कि तुम्हारे अकाउंट में भी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है और आखिर तुम्हारी फैमिली के नाम पे कितने घर रजिस्टर्ड है, तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर्स के पास में कितनी कार्स है और आखिर तुम्हारे टैंक ग्रुप के पास में टोटल कितनी नेटवर्थ है। पक्का है तुम्हारा टैंक ग्रुप भी कुछ ना कुछ तो प्राइवेट रखता होगा ना, क्योंकि हर एक चीज सभी के सामने बोलने वाली नहीं होती। तो इसी वजह से मेरे एक्सपेंसेस और मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है ये सभी प्राइवेट है। मैं गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स पे कर रहा हूँ और जब गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। और अगर मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ ना तो सबसे पहले मेरे फ्रॉड की न्यूज मीडिया में आएगी और मुझे सियोल की पुलिस अरेस्ट कर लेगी। कम से कम अपनी सिटी के पुलिस के ऊपर तो भरोसा रखो। इसी वजह से मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा पैसा कहाँ से और कितना आ रहा है। और एक बिजनेसमैन के तौर पे मेरे पास में खुद के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है और अगर मैं ये सभी के सामने बता दूंगा तो मैं मार्केट में टिक नहीं पाऊंगा। तो इसी वजह से मैं तुम्हें अपना ट्रेड टेक्निक भी नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुमने गर्लफ्रेंड का नाम पब्लिक कर दो तो क्या तुम करोगे? तो आखिर तुम यही काम करने के लिए मुझे क्यों बोल रहे हो? टोनी की बातों को सुन के वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं शायद इसी वजह से टोनी स्टार्क है क्योंकि वो कोई बातों में पीछे नहीं कर सकता। टैंक सोच रहा होता है मैंने इसे काफी तीखे सवाल करे थे लेकिन इसने अपनी बातों के साथ में मेरे ऊपर हर एक बात का काउंटर अटैक कर दिया है। ऊपर से इसकी बातें इतनी लॉजिकल है कि आखिर अब मैं क्या ही बोलूं। टैंक बोल रहा होता है चलो ये मान लेता हूँ कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आपको नहीं बताना कि आपके पास में कितना पैसा है, लेकिन एक वेल्दी बिजनेसमैन के तौर पे अपने पैसे को स्टीमर के ऊपर खर्च करते हो और सिर्फ ऑनलाइन शो ऑफ ही करते रहते हो। ये बात तो सभी लोग मानेंगे ना कि आप अपने पैसे की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते और काफी बेकार चीजों के ऊपर खर्च कर देते हो। इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने सोसाइटी की भलाई के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं करा। जो पैसा आपने स्टीमर को दिया शायद वो पैसा सोसाइटी को दे दिया होता तो लोगों का बहुत ही भला हो जाता। तो हुडा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आखिर आपके पास में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि मैं आपसे सीख सकता हूँ? आपकी स्पीच मेरे ऊपर कैसे काम करेगी? क्या मैं ये सीखूंगा कि पैसे को कैसे खर्च करते हैं? वहाँ पे सारी लड़कियाँ बात कर रही होती है। वैसे ये बात तो सच है, मिस्टर टोनी स्टार्क स्टीमर्स के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ इन्होंने लास्ट टाइम भी $3 बिलियन खर्च किए थे, जिसको देख के पूरा इंटरनेट ही हिल गया था। कभी कभी तो ये बात मुझे भी शॉक कर देती है कि आखिर अपने पैसे को ऐसे कैसे खर्च कर सकते हैं। पहली वाली लड़की बोल रही होती है सीनियर टैंक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्होंने सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करा और हम यूं ही इनको फॉलो किए जा रहे थे। टोनी सोच रहा होता है ये टैंक तो पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, इसे पता था कि मुझसे बातों में नहीं जीत पाएगा। इसी वजह से इसने एंटी वेल्दी टेक्निक को यूज करा। यहाँ पे जो भी मैंने पैसा खर्च किया वो मेरा ही पैसा है, लेकिन इसे सभी लोगों को भरोसा दिला दिया कि वो पैसा सोसाइटी की भलाई के लिए काम आ सकता था। और अब ये सभी लोग मेरे ऊपर अपने वर्ड्स का अटैक कर रहे हैं। पर अगर मैं इन लोगों से बोल दूं कि मैं $5 भी भलाई के लिए दे दूं ना तो ये नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, इनके मुंह में मैं इन लोगों को हराऊंगा। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने यहाँ पे गलती तो करी है पर तुम लोग देख सकते हो कि मैं तुम लोगों के सेम एज का ही हूँ और अपने यूथ में तो सभी लोग गलतियाँ करते हैं ना। अगर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है तो ठीक है, अब से मैं वो भी करूंगा। मैं अपने फादर हावर्ड स्टार्क के नाम पे आज से एक चैरिटी फाउंडेशन स्टेब्लिश कर रहा हूँ जिसका नाम होगा हावर्ड स्टार्क फाउंडेशन। शुरुआती फंड्स के लिए मैं इसके अंदर $10 बिलियन डोनेट कर रहा हूँ। मेरी ये फाउंडेशन सियोल के हर एक मरीज का फ्री में ट्रीटमेंट करेगी और अगर मैंने ये बात कही है ना तो मैं काम करके रहूंगा क्योंकि मैं टोनी स्टार्क अपने वर्ड्स पे स्टैंड करता हूँ। जल्दी आपको मेरी फाउंडेशन का इफेक्ट रोड पे दिखने लगेगा। टोनी की बात सुनकर अब सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। टैंक सोच रहा होता है आज मैंने अपने घुटने टेक दिए, मैं इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जितनी प्रॉपर्टी हमारे टैंक फैमिली के पास में है नहीं उतनी तो इसे डोनेट कर दी। वहीं वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क आप कमाल के हैं, हम आपको फॉलो करते हैं और हमें इस बात पे प्राउड है। वही सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके छत के ऊपर नोरा बैठी हुई होती है और वो बैठ कर ड्रिंक कर रही होती है। रोते हुए नोरा बोल रही होती है टोनी आखिर तूने मैं बिलीव क्यों नहीं किया, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। अगर मेरी मॉम की बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो उनकी बीमारी काफी तक खतरनाक हो जाएगी और मेरी मॉम मर जाएगी और अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तो उनका मरना पक्का है।
तो अपने मॉम के बिना मुझे भी अपनी लाइफ नहीं जीनी। एक डॉटर के तौर पे मुझे उन्हें प्रोटेक्ट ना कर पाने का गिल्ट मुझे ऐसे ही मार देगा। आज मैं उन सभी लोगों को बाय बोलती हूँ जिन भी लोगों ने मुझे प्यार दिया, और उन लोगों से भी बाय बोलती जिन लोगों ने मुझसे बहुत ही नफरत करी। मैं मरते हुए ये बात एडमिट करती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट टोनी स्टार्क को छोड़ना है। अलविदा टोनी स्टार्क। उम्मीद है कि हम नेक्स्ट लाइफ में फिर से मिलेंगे, पर नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारे साथ में लॉयल रहूंगी। उम्मीद है कि कम से कम मेरे मरने के बाद में तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दोगे। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।